हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं 16 और 17 जून 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि 16 और 17 जून को क्या कुछ जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो बने हुए हैं। तो इन 2 दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का निचोड़ हम लेकर के आए हुए हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी परीक्षा की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट से लेकर के अगर टॉपिक पूछा जाता है तो यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। बात करते हैं, अगर आपको ये प्रश्न पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की ओर और सबसे पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। यानी कि अभी हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया जो कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत कौनसवें स्थान पर है, यानी कि भारत को कौनसवां स्थान प्राप्त हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 120वां, बी ऑप्शन है 122वां, सी ऑप्शन है 125वां और डी ऑप्शन है 129वां। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 129वें स्थान पर है। ठीक है, बात करते हैं, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार भारत 2 पायदान फिसलकर 129वें स्थान पर आ गया है। यानी कि 2024 में भारत किस स्थान पर है, 129वें स्थान पर आ गया है। अगर दक्षिण एशिया देशों में बात की जाए तो दक्षिण एशियाई जो देश हैं उनमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद भारत 5वें स्थान पर है। अगर सिर्फ और सिर्फ दक्षिण एशियाई देशों की बात की जाए, कौन से देशों की, दक्षिण एशिया के जो देश उनकी बात की जाए तो उसमें फर्स्ट नंबर पर बांग्लादेश है, सेकंड नंबर पर नेपाल है, थर्ड नंबर पर है श्रीलंका, फोर्थ नंबर पर भूटान है और भारत है फिफ्थ यानी कि 5वें स्थान पर। और जबकि जो पाकिस्तान है इसका स्थान अंतिमवां है, यानी दक्षिण एशियाई देशों में जो पाकिस्तान है इसका स्थान अंतिम पायदान पर है, ये लास्ट में इसका स्थान है। अगर ऑल ओवर फर्स्ट रैंक की बात की जाए, यानी कि पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक इसकी आई हुई है, तो फर्स्ट पर कौन सा देश है, आइसलैंड है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ठीक है, और भारत है 129वें स्थान पर। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने लगातार तीसरी बार शपथ ली है। यानी कि ये जो CM हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण कर ली है और ये लगातार तीसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बन करके आए हुए हैं। तो ए ऑप्शन है चौना मीन, बी ऑप्शन है किरण रिजिजू, सी ऑप्शन है पेमा खांडू और डी ऑप्शन है बियूराम वाहगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पेमा खांडू हैं ये इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और एक बार फिर से इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। आगे हम बात करते हैं, तो जो पेमा खांडू हैं ये लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगर उप मुख्यमंत्री की बात की जाए कि उप मुख्यमंत्री किससे बनाया गया है, तो जो चौना मीन हैं इनको अरुणाचल प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। यानी कि जो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग है इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया हुआ है। तो ए ऑप्शन है चौथा, बी ऑप्शन है 5वां, सी ऑप्शन है 7वां और डी ऑप्शन है 9वां यानी कि 9th। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग है इसने अपना 4वां स्थापना दिवस मनाया हुआ है। तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग ने अपना 4था स्थापना दिवस मनाया और अपने 4थे स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ के सहयोग से ASUS यानी कि माइंड टू मार्केट फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि ISM में
अधिकारियों और नवीनताओं की रक्षा करने के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन प्राण का आयोजन किया गया। यानी कि जो चौथा स्थापना दिवस मनाया गया राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग के द्वारा, इस आयोग के द्वारा जो चौथा स्थापना दिवस मनाया गया, तो इस स्थापना दिवस में ही 2 दिवसीय एक राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजित किया गया, आयोजन भी किया गया, जिसका नाम रखा गया प्राण। यानी कि प्राण नामक एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 4th क्वेश्चन है हमारा कि यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। यानी कि यूक्रेन तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, अभी यूक्रेन और क्या कहते हैं जो रूस है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इन दोनों में, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। तो यूक्रेन का जो शांति सम्मेलन है इसका आयोजन किस देश में किया गया। यानी कि यूक्रेन को के अंदर कैसे शांति व्यवस्था बनाई जा सके, कैसे उसको मतलब कि क्या कहते हैं युद्ध से कैसे दोनों देशों के युद्ध को शांत किया जा सके, इसके लिए एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे यूक्रेन शांति सम्मेलन के नाम से जाना गया है। तो यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया है। तो ए ऑप्शन है हंगरी, बी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, सी ऑप्शन है आयरलैंड और डी ऑप्शन है नॉर्वे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो स्विट्जरलैंड देश है यहाँ पर यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बात कर रही हैं स्विट्जरलैंड, ये बना है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान देश। यानी कि यहीं पर ही यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। स्विट्जरलैंड ने वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें रूस के आक्रमण से शुरू हुए संघर्ष के समाधान की मांग की गई थी। मतलब कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनसे जो स्विट्जरलैंड है उसने मतलब कहा था कि जो वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन है तो इसको ये अपने देश में मेजबानी करना चाह रहा था, जिसके अंतर्गत इसने यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो स्विट्जरलैंड में ही कराने के लिए एक याचिका दी थी यूक्रेन के राष्ट्रपति को, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और उसमें ये बताया गया था कि किस प्रकार से जो रूस के द्वारा आक्रमण जब शुरू हुआ था तो उस आक्रमण के जो संघर्ष की जो समाधान है, यानी कि कैसे इन दो देशों के बीच शांति समझौता हो सकता है, युद्ध विराम कैसे हो सकता है, इन सभी समाधान की मांग की गई थी। तो जो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि यूक्रेन और जो रूस है ये काफ़ी दिनों से चर्चा में है, काफ़ी दिनों से अलग अलग आप लोग सुनते भी होंगे, हर जगह पे न्यूज़पेपर्स वगैरह में आप लोग देखते भी होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है यूक्रेन और रूस। तो यहाँ से इसीलिए यहाँ से ये क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना हो जाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट किसने जीता। यानी कि नॉर्वे में भी टूर्नामेंट हुआ, नॉर्वे शतरंज 2024 का टूर्नामेंट हुआ, इसको किसने जीत लिया है। ए ऑप्शन है हिकारू नाकामुरा, बी ऑप्शन है आर प्रज्ञानंद, सी ऑप्शन है अली रेजा फिरोजा और डी ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मैग्नस कार्लसन है इन्होंने नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट जीत लिया है। ये वर्ल्ड चैंपियन भी हैं मैग्नस कार्लसन, और इनको आर प्रज्ञानंद कई बार हरा भी चुके हैं। यानी कि जो आर प्रज्ञानंद हैं ये इनके साथ में जब कभी भी कोई टूर्नामेंट होता है मैग्नस कार्लसन के साथ, तो ये कई बार आर प्रज्ञानंद ने इनको हराया भी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैग्नस कार्लसन। बात करते हैं नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यानी कि कहाँ के रहने वाले हैं, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जो हुआ जिसमें इन्होंने पुरुष कैटेगरी में मैग्नस कार्लसन ने ये खिताब जीता हुआ है। अगर महिला कैटेगरी की बात की जाए तो महिलाओं का जो खिताब है वो चीन की रहने वाली हैं जू वेनजुन को मिला है। वहीं भारत की जो महिला खिलाड़ी वैशाली ये 4th पोजीशन पर रहीं। यानी कि फर्स्ट पर कौन रहा, फर्स्ट पर चाइना की जू वेनजुन रही, और भारत की जो वैशाली हैं महिला खिलाड़ी जो वैशाली हैं ये 4th
पोजीशन पर रही, इनको फोर्थ पोजीशन पर ही अपना संतोष करना पड़ा। कभी कभी खिलाड़ियों से नाम पूछ लिया जाता है कि कौन से खिलाड़ी किससे संबंधित हैं, तो ध्यान रखिएगा जो वैशाली हैं ये शतरंज से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? शतरंज से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रूस और किस देश के सशस्त्र बलों ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण पूरा किया है? यानी कि रूस और ऐसा कौन सा देश है जो इन दो देशों ने मिल करके सशस्त्र बलों ने, इन दो देशों के जो सशस्त्र बल हैं उन्होंने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण पूरा कर लिया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि ए हंगरी, बी बेलारूस, सी नॉर्थ कोरिया और डी मोजाम्बिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस और बेलारूस इन दोनों देशों के जो सशस्त्र बल हैं इन्होंने मिल करके सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण पूरा कर लिया है। बात करते हैं इस अभ्यास का जो उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इस अभ्यास का उद्देश्य गैर रणनीतिक परमाणु हथियारों के युद्धक उपयोग के लिए सशस्त्र बलों की तैयारी को बनाए रखना। यानी गैर रणनीतिक यानी कि कहीं पर ऐसा कोई युद्ध हो जाए जो पहले से मतलब डिसाइड नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की कोई रणनीति नहीं है उसकी, तो उसमें किस प्रकार से जो सैनिक हैं वो अपनी भागीदारी दे सके, कैसे उसमें वो अच्छी तरह से अपना प्रदर्शन कर सके, इसके लिए यह जो युद्ध अभ्यास है यह किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा आयोजित NEET यानी कि नीट यूजी परीक्षा का उद्देश्य क्या है? यानी कि जो NTA की परीक्षा कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो परीक्षा आयोजित कराती है, NEET यानी कि नीट यूजी परीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ए ऑप्शन है इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, बी ऑप्शन है MBBS, BDS, आयुष और संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, सी ऑप्शन है कानून पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए और डी ऑप्शन है प्रबंधन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। तो आप सभी लोग जानते हैं जो नीट होती है ये मेडिकल लाइन के लिए ही होता है, तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि MBBS, BDS, आयुष और सभी संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जो NTA है इसके द्वारा NEET यानी नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो हमारा अगला पॉइंट है कि MBBS, BDS, आयुष और संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी भारत भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? यानी कि जो PM नरेंद्र मोदी जी हैं इनके प्रधान सचिव के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है प्रमोद कुमार मिश्र, बी ऑप्शन है अमित शाह, सी ऑप्शन है अजीत डोभाल और डी ऑप्शन है S जयशंकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो प्रमोद कुमार मिश्र हैं इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव के रूप में पुनः एक बार नियुक्त कर दिया गया है। बात करते हैं प्रमोद कुमार मिश्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश में कहा गया कि जो इनकी नियुक्ति है ये 10 जून 2024 से प्रभावी होगी, यानी कि इनको नियुक्त कर दिया गया है लेकिन इनकी जो नियुक्ति है वो प्रभावी कब से होगी? तो ये 10 जून 2024 से इनकी जो नियुक्ति है वह प्रभावित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 12 जून 2024 को किस देश में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 50 घायल हो गए? यानी कि जब तक वीडियो बना रहा हूं तब तक ये 50 घायल की खबर है और 40 भारतीयों की मृत्यु की खबर है। काफ़ी दुखद पूर्ण घटना है ये, आप सभी लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, ज़रूर देखा होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा ए संयुक्त अरब अमीरात, बी ऑप्शन है सऊदी अरब, सी ऑप्शन है कुवैत और डी ऑप्शन है कतर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुवैत में 12 जून 2024 को एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई है और लगभग 50 जो है वो घायल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं।
क्या कहते हैं कि 12 जून 2024 को कुवैत के मंगफ, कुवैत में कहाँ पर अगर ये पूछा जाए तो कुवैत के मंगफ में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा दुखद पूर्ण ये घटना है, क्योंकि वहाँ पे भारतीय लोग ही रह रहे थे और उसमें से लगभग 40 जो भारतीय हैं हमारे, उनकी मृत्यु हो गई और 50 से अधिक जो हैं वो घायल हो गए हैं। दूतावास ने घायल श्रमिकों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन जो नंबर है, ये आप नंबर देख सकते हैं, +965 65 50 5246, इसकी स्थापना की है और इसके माध्यम से लोगों को हर संभव जानकारी भी दी जा रही है, क्योंकि जो घायल हैं तो किस परिवार से हैं, उनके रिलेटिव कहाँ कैसे हैं, इस सभी के बारे में कौन से जो घायल हैं श्रमिक, उनको तुरंत निकालना है, ले जाना है, हॉस्पिटल ले जाना है, इन सभी के लिए, इन सभी की जानकारी के लिए जो दूतावास है वहाँ का कुवैत में, उसने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नई WIPO संधि पहली बार किस प्रमुख पहलू को संबोधित करती है? यानी कि जो नई WIPO की जो संधि है, इस ये पहली बार किस प्रमुख पहलू को संबोधित करती है? तो ए ऑप्शन है आंतरिक व्यापार शुल्क, बी ऑप्शन है बौद्धिक संपदा, आनुवांशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के बीच इंटरफेस, सी ऑप्शन है वैश्विक इंटरनेट नियम, डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्धिक संपदा, आनुवांशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के बीच इंटरफेस, यह इसका प्रमुख पहलू है जो WIPO की जो संधि हुई है। आगे हम बात करते हैं, जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO, इनकी जो सदस्य देशों ने बौद्धिक संपदा यानी कि IP, आनुवांशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान से संबंधित एक अभूतपूर्व नई संधि को अपनाया है, जिसमें जो बौद्धिक संपदा है यानी कि जो भी इंटेलिजेंस से संबंधित है, इसके बारे में बात की जाएगी। जो आनुवांशिक संसाधन हैं, इनके बारे में इनको बढ़ावा कैसे दिया जाए और इससे संबंधित जो पारंपरिक ज्ञान है, इसको कैसे डेवलप किया जाए, कैसे अधिक से अधिक इसको विकसित किया जाए, इन सभी के बारे में जो बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में COAI के चेयरपर्सन कौन बने? यानी कि COAI के चेयरपर्सन कौन बने? तो फर्स्ट ऑप्शन है उपेंद्र द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन है इंद्रपाल सिंह, थर्ड ऑप्शन है अभिजीत किशोर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जो अभिजीत किशोर हैं, इनको COAI के चेयरपर्सन बना दिए गए हैं और ये VI के प्रमुख भी हैं। जो अभिजीत किशोर हैं, ये VI के प्रमुख हैं और इनको COAI का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। बात करते हैं दूरसंचार उद्योग के निकाय यानी COAI, इसका फुल फॉर्म होता है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। किसका जो COAI है, इसका फुल फॉर्म होता है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वोडाफोन आइडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि COO, वोडाफोन आइडिया यानी कि VI की ये COO हैं अभिजीत किशोर, इनको यानी अभिजीत किशोर को अपना नया चेयरपर्सन और भारतीय एयरटेल के मुख्य नियामक अधिकारी राहुल वत्स को वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है और इनकी जो नियुक्ति है वो जून 2024 से प्रभावी होगी। यानी कि जो अभिजीत किशोर हैं, ये जो VI है इसके मुख्य परिचालन अधिकारी हैं यानी कि COO हैं और इनको ही जो COAI है यानी कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। और इसके साथ साथ जो भारतीय एयरटेल के COO हैं यानी कि मुख्य नहीं, COO नहीं है, ये मुख्य नियामक अधिकारी यानी कि राहुल वत्स को वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। यानी कि COAI के वाइस चेयरपर्सन राहुल वत्स को नियुक्त किया गया है। और अगर केवल चेयरपर्सन की बात की जाए तो वो अभिजीत किशोर को नियुक्त किया गया है और इनकी जो नियुक्ति है ये जून 2024 से प्रभावी होगी। कब से? जून 2024 से इनकी जो नियुक्ति है वो प्रभावी हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 15 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? यानी कि जो 15 जून है, इस दिन कौन सा दिवस मनाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है वैश्विक पवन दिवस, सेकेंड ऑप्शन है विश्व नारियल दिवस, थर्ड ऑप्शन है सौर ऊर्जा दिवस और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वैश्विक पवन दिवस 15 जून, ग्लोबल विंड डे यानी कि विंड पवन यानी कि जो पवन ऊर्जा होती है, जो पवन होती है, जो वायु चलती है, इसको ग्लोबली इसको क्या किया जाता है, मनाया जाता है ताकि इसको अधिक से अधिक प्रमोट किया जा सके। इसके बारे में जो भी बातें हैं, जो भी इसके मुख्य पहलू हैं, उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जा सके। बात करते हैं हर वर्ष 15 जून को वैश्विक पवन दिवस, जिसे ग्लोबल विंड डे के नाम से भी जानते हैं, तो ये पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी प्रदान करने वाली शक्ति और संभावनाओं के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जो पवन ऊर्जा होती है, पवन होती है, इसके द्वारा हम कैसे ऊर्जा प्रदान करते हैं, कैसे टरबाइनों के द्वारा हम पवन को है उसको हम पवन ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करते हैं, इन सभी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इन सभी के बारे में जानकारी देने के लिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये जो वैश्विक पवन दिवस है, ये प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, किस हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? यानी कि ये बहुत ही अच्छा मतलब एक कदम कह सकते हैं है। तो राज्य सरकार ने जो बाल विवाह होता है, बाल विवाह का मतलब आप सभी लोग जानते ही हैं, बहुत ही छोटी सी उम्र में, यानी कि जो नाबालिग ही उम्र में, छोटी सी उम्र में जो शादियाँ कर दी जाती हैं, तो यही बाल विवाह होता है। तो इसको रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि असम राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी, इन्होंने घोषणा की है कि जो सरकार है वह बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से अगले 5 वर्षों में 11वीं कक्षा से यानी कि क्लास 11 से लेकर के स्नातकोत्तर तक की जो सभी लड़कियां हैं, उन लड़कियों को, उन गर्ल्स को मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा ताकि वो अधिक से अधिक पढ़ाई में रुचि ले सकें। क्योंकि होता है जब पढ़ जाएंगी तो जागरूक होंगी, और जब जागरूक होंगी तो जो भी समाज की जो भी कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकेंगी, उनके खिलाफ वो लड़ सकेंगी और अपने हक के लिए खड़ी हो सकेंगी। इसीलिए प्रत्येक इस मतलब कि जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं, इन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए इसी के उद्देश्य से अगले 5 वर्षों में 11वीं कक्षा से स्नातकोत्तर तक की जो सभी लड़कियां हैं, इनको मासिक वजीफा प्रदान करने की बात कही है। और अनुमान है कि लगभग 10 लाख लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 5 वर्षों में लगभग 1500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। यानी कि इन 5 वर्षों में लगभग 10 लाख जो लड़कियां हैं, इनको यह राशि प्रदान की जाएगी। और यह कितनी 5 वर्षों में कितनी राशि की अनुमानित लागत राशि की बात की गई है? 1500 करोड़ रुपए की लागत राशि की बात की गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी डिफेंस और किस देश के एज ग्रुप ने वैश्विक साझेदारी की है? यानी कि जो अडानी का जो डिफेंस यानी कि रक्षा से संबंधित जो इनका कारोबार है, यानी कि अडानी की जो डिफेंस से संबंधित जो यूनिट है इसने, और किस देश के जो एज ग्रुप है, इन्होंने वैश्विक यानी ग्लोबली साझेदारी की है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यूएसए, सेकंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है यूएई और फोर्थ ऑप्शन है स्वीडन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि अडानी डिफेंस और यूएई की जो एज ग्रुप हैं, इन दोनों ने मिलकर के एक ग्लोबली साझेदारी की है, वैश्विक साझेदारी की है। साझेदारी का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने संयुक्त अरब अमीरात स्थित एज ग्रुप के साथ एक रणनीतिक समझौते, सहयोग समझौते की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य उनकी रक्षा और एरोस्पेस क्षमताओं को एकीकृत करना है। यानी कि ये दोनों लोग मिल करके जो रक्षा से संबंधित जो भी चुनौतियां हैं उनको दूर करेंगे, एरोस्पेस की जो भी क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने, विस्तृत करने की बात करेंगे, और जो भी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि डिफेंस है, डिफेंस का मतलब ही होता है रक्षा से संबंधित। तो जो भी रक्षा से संबंधित गैजेट्स होंगे, जो भी रक्षा से संबंधित जो कुछ भी होगा, वो सब कुछ उन सभी के बारे में वार्तालाप की जाएगी और उसमें रक्षा और एरोस्पेस क्षमताओं को एकीकृत किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, यानी कि लास्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? यानी कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी MCI, मुंबई क्रिकेट MCA, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष रह चुके, उनका निधन हो गया, तो उनका नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रेम प्रभाकर, सेकंड ऑप्शन है अमोल काले, थर्ड ऑप्शन है आशीष कुमार और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि जो अमोल काले हैं ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और इनका ही अभी हाल ही में निधन हो गया है। बात करते हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमोल काले का न्यूयॉर्क में हार्ट अटैक से निधन हो गया, यानी कि उस टाइम ये न्यूयॉर्क में थे और न्यूयॉर्क में अभी जो क्रिकेट हो रहा है, अभी जो मैच हो रहा है, वर्ल्ड कप जो चल रहा है, इसको ये देखने के लिए वहाँ पर गए हुए थे और वहीं पर ही हार्ट अटैक से ही इनका निधन हो गया है। जो अमोल काले थे ये 47 साल के थे और वो 2022 से ही MCA यानी कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात की जाए तो 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था और इसकी कप्तानी कौन कर रहे थे? तो इन भारत ने कपिल देव की कप्तानी में जो प्रथम विश्व कप था वो जीता हुआ था। कप्तान कौन थे? कपिल देव जी थे। और ये कब जीता गया था? पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में जीता गया था। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि 16 और 17 की डेट से जो कुछ भी बन सकते थे प्रश्न, वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को यहाँ से लिया गया है और इन प्रश्नों की आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उन सभी में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ में कंटेंट तैयार किया जाता है, बहुत मेहनत के साथ में इसको बनाया भी जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चुन करके लाए जाते हैं। तो इसके लिए आप लाइक तो बनता ही है, तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।